हेलो बच्चों, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए हमारे इंस्टीट्यूट से जितने भी सेलेक्टेड बच्चे हैं जो नीट 2020 में सेलेक्ट हुए हों या नीट 2019 में या नीट 2018 में सेलेक्टेड हुए हों, उन सभी का हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू जरूर लेके आएंगे, जिसमें उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, उन्हें कैसे नीट क्लियर किया है, क्या उनका पढ़ाई का पैटर्न था, क्या उन्होंने रणनीति फॉलो की, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको बता रहे होंगे। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले हमारे कैंडिडेट हैं वो है रुचि मिश्रा। आपको बता दें ये फिलहाल मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में इनको सीट अलॉट हुई है। ये 2018 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और आपको बता दें इन्होंने पीएटी में एमपी पीएटी में इनका 12th रैंक था और एमपी वेटनरी में इनका फर्स्ट रैंक था। तो ये इनके क्रेडेंशियल्स थे जो आपको इस साइड में दिख भी रहे होंगे। साथ में आपको बता दें आगे जो भी इनकी रणनीति रही होगी, किस तरीके से उन्होंने नीट क्लियर किया, किस तरीके से इनका पढ़ाई का पैटर्न था, ये सारी की सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसी फीलिंग आ रही है आपको सिलेक्ट हो गए? बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि जो अभी तक मेहनत करी थी और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट मिला तो बहुत ही अच्छी प्राउड वाली फीलिंग है। पूछना चाह रहे थे आप डेली कितना घंटे स्टडी करते थे, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक बार अगर मोबाइल पिकअप किया तो 4-5-6 घंटे वो, जैसे भी टिकटॉक चल रहा था, फिलहाल तो टिकटॉक बैन हो गया है, बट व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब में भी बहुत सारे अदर मीडियाज़ हैं जिनके थ्रू बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 18 से 19 घंटे पढ़ती थी और मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास कीपैड फ़ोन था और फ़ोन की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी क्योंकि सब बुक्स में ही मिल जाता था। लेकिन अभी जैसे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, जैसे अभी ये यूट्यूब का चैनल जो चल रहा है मिश्रा क्लासेस, तो उस टाइम जब मैं प्रिपेयर करती थी ऐसा कोई चैनल चलता नहीं था कि जिसमें मुझे क्वेश्चंस ऑनलाइन लाइव डील करने मिले। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब स्कोर भी देख सकते हो और फिर अपनी टाइमिंग भी देख सकते हो कि हम कितनी जल्दी आंसर दे रहे हैं। तो उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं सिर्फ बुक से ही पढ़ती थी और बस मेरी 18-19 तक घंटे तक पढ़ाई होती थी और बाकी तो कुछ नहीं था, मतलब मोबाइल वगैरह से ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में 12th रैंक आएगा या एमपी वेटनरी में आपका फर्स्ट रैंक आएगा? बेसिकली मैंने एमबीबीएस का गोल बनाकर पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो फिर वो मैंने एग्ज़ाम्स, क्योंकि वो एमबीबीएस के पहले होते हैं, मतलब नीट के पहले होते हैं, तो फिर वो देना तो एक वो हो जाता है कि आपको एग्ज़ाम में सेंटर में बैठने का तरीका आ जाता है, आपको नर्वसनेस नहीं आती है जब आप पहली, मतलब ऐसा ना हो कि आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया और डायरेक्ट आप नीट में बैठो तो आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाए और फिर आपके आंसर्स गलत हो जाए, OMR शीट में गलत फिल हो जाए। तो इसलिए मैंने पहले से 2 एग्ज़ाम्स दिए थे, एक मैंने पीवीटी दिया था और एक मैंने पीएटी दिया था। तो पीवीटी में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, 91 मार्क्स थे और पीएटी में 12th रैंक थी। तो वो मेरा गोल नहीं था, पर मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि मेरे वो भी मेरे बहुत अच्छी रैंक्स में आ गए थे। कितने साल कोचिंग की थी? मैंने 11th-12th में डमी के साथ, मतलब स्कूल मैंने डमी किया था, उसके बाद भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, पर फिर मेरा उस वक्त 50 मार्क्स से कुछ रह गया था, तो फिर मेरे को फिर से नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना पड़ा और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। सेल्फ स्टडी कितना डिवोट करते थे? सेल्फ स्टडी में कितना टाइम आप देते थे? तो देखा जाए कि सेल्फ स्टडी जो है, अब वो सबका अपना अपना पर्सनल होता है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स ही समझ नहीं आएंगी, वरना जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आपको उतना ही गेन होगा। आप कुछ नया नहीं इन्वेंट कर पाओगे कि आप कुछ नए, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इस जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं और उसके अलावा भी पैटर्न है कुछ कुछ। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बार चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप डायग्राम के नीचे भी जो लिखा रहता है उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब पेज नंबर को छोड़ के जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी दिख रहा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितनी बार रिविजन हो पाए, जितनी बार जो हो पाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी बायो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि उसमें पेज नंबर के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ना है, जितनी बार रिवीजन हो पाए उतनी बार बहुत अच्छा है। और क्योंकि वो बहुत भूल भी जाते हैं हम, तो फिर उसे हमेशा अपनी मेमोरी में बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। एनसीईआरटी मतलब घोट डालनी है ऐसे बोला जाए तो। इवन जो लास्ट में जब चैप्टर्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें समरी में 2-3 या ऐसे कुछ पेजेस रहते हैं, तो उसमें से भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आ जाते हैं कभी कभी, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। इवन मुझे, जब मैं 11th-12th में थी, मुझे भी नहीं पता था, बस जब मैंने ड्रॉप में प्रिपरेशन फिर से अच्छे से प्रॉपर करनी चालू करी
गई तब मुझे पता चला कि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं जो पीछे थे। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बायो के लिए मैं बोलूँगी और केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन केमिस्ट्री ऐसी है कि अगर मतलब उसमें अदर बुक्स में भी आप रेफर कर सकते हो क्योंकि उसमें अलग अलग लॉजिक्स रहते हैं, ऑर्गेनिक अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, लेकिन केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स तो एनसीईआरटी टच भी नहीं करनी है क्योंकि उसमें से कुछ भी नहीं। कोचिंग कहाँ से की? क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे क्यूरियस थे कि ये जो टॉपर हैं एक्चुअली इन्होंने कोचिंग कहाँ से की है, क्योंकि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं लगभग बोला जाए तो बहुत सारे जो हैं बच्चों को एक तरीके से देखा जाए टेस्ट सीरीज भी अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो अपने ब्रोशर में शो कर देते हैं कि बच्चे ने हमारे यहाँ से किया है। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने टोटल स्टडीज़ आपकी, जैसे आपने बताया 11th 12th और आपने ड्रॉप लिया था, तो आपकी पूरी तैयारी आपने किसी एक इंस्टीट्यूट से किया या आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट से किया? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने बायो और केमिस्ट्री मिश्रा सर से पढ़ी, जो अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे चैनल मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उनका ऑफलाइन सेंटर भी है, मैंने वहीं पे पढ़ा है उनसे, और उन्हीं के कारण मेरे 300+ मार्क्स आए थे बायो में जब मैंने नीट दी थी। और उस वक्त बहुत ज़्यादा टफ भी आई थी बायो, पर उसे उनने इतने सारी मतलब रिवीजन करा दिया था, बार बार हर चैप्टर को रिवाइज करवाया कि वो मैं कभी भूल ही नहीं पाती थी और वो उसका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता था। तो इसीलिए टफ हो या इजी, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो फिर सब हो जाता है। सर, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो भी आजकल अपना यूट्यूब चैनल खोल के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएट होकर के पढ़ाने लग रहे हैं, तो क्या उनसे पढ़ना सही है, या जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हमारे उनका क्या योगदान है? क्या हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? किस तरीके से हम डाइवर्ट ना हो और एक टीचर के साथ एसोसिएट हों, या हम मल्टीपल टीचर्स के साथ पढ़ें ऑनलाइन, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया बच्चों का। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ज़्यादा टीचर्स को स्विच मत करो, जो आपको बेस्ट लग रहा है, जो सच में एफर्ट्स दिखा रहा है कि आप सिलेक्ट हो, उनसे ही बस पढ़ो। और रही बात फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बच्चों से पढ़ने की, तो उनका खुद का कोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो आप फिर अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो फिर वो खुद भूल जाएंगे कि उस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर वो खुद मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए उनसे ना पढ़ के जो इतने सालों से सिर्फ नीट के लिए ही प्रिपेयर करवा रहे हैं उनसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट या सेकेंड ईयर से पढ़ना। ओके, क्योंकि ये जनरली बच्चों बहुत ज़्यादा कंसर्न आ रहा था, तो क्योंकि एक्सपीरियंस एक जगह होती है और जो चीज़ें आपको डिलीवर कराई जा रही हैं, पर्टिकुलर अगर हम इस चैनल की बात करें तो आपको सारा का सारा कोर्स, डिटेल कोर्स कवर कराया जाए। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा सब डिजिटल हो गया है और धीरे धीरे सर भी जो हैं डिजिटल के रूप में आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से बच्चों को ये हेल्पफुल है कि नहीं है? क्योंकि बच्चे आजकल यूट्यूब पे जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं। अगर हम केवल नीट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 चैनल्स खुल गए हैं, बट उन चैनल्स में प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें पेड सब्सक्रिप्शन पे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे किस तरीके से डाइवर्ट ना हो? पहली बात तो ये, जैसे ये मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल है, तो इसमें जैसे MCQ क्वेश्चन करा रहे हैं 12 से 1 में और 7 से 8 में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम अलग अलग बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और यहाँ पे जो सर पढ़ा रहे हैं वो अलग अलग बुक से क्वेश्चन, मैंने खुद देखा है, वो अलग अलग बुक से क्वेश्चंस निकालते हैं, उसके बाद टाइप लिखते भी हैं। तो फिर वो अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये, बहुत मतलब मेरे टाइम तो नहीं चल रहा था इतना ऑनलाइन, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपको अपनी टाइमिंग पता चलती है। जो सबसे पहले आंसर देगा, तो जो अभी आंसर सबसे पहले दे रहा है तो वो नीट में भी उसको आंसर बहुत जल्दी क्लिक होंगे। अगर आप सबका देख के आंसर दे रहे हो तो आप नीट में भी उतने ही पीछे होते जा रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर देखा जाए तो जैसे 7 से 8 में सिर्फ टॉपिक वाइज चल रहा है और यहाँ पे पूरा 12 से 1 में पूरा कोर्स चल रहा है, तो आपका पूरी एनसीईआरटी के बाहर के बायो जितनी भी आती है, क्योंकि 70% एनसीईआरटी से आती है, 30% जो है वो बाहर से आती है, तो आपके वो क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप उतने ही टाइम में, अब बाकी जो बचा टाइम है उसमें आप अपने दूसरे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं। सर ने भी कहा है अपनी लाइव वीडियोस में कि आप लोग शेयर किया करो वीडियोस को। आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो देखते हैं कि हमारे टॉपर्स का क्या कहना है, कि वो क्या इस बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या उनका सजेशन है आप लोगों के लिए।
शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग हैं तो 10 में तो आप जितना कर लो, जितना अच्छा कर लो, ठीक है आप फर्स्ट आ सकते हो, लेकिन जहाँ लाखों की बात आ जाती है, थाउजेंड्स की बात आ जाती है, लैक्स की बात आ जाती है, तो वहाँ पे आपकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी आप उसमें देखोगे कि आप नंबर 1 में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर आप शेयर ही नहीं कर रहे हो तो अभी मान लो 25 बच्चे हैं तो आप 25 बच्चों में ठीक है आ रहे हो फर्स्ट, फिर लेकिन नीट में तो जो रिजल्ट आएगा वो थाउजेंड्स लैक्स में आएगा ना, उसमें फिर आपको अगर देखना अपनी पोजीशन क्या हो आप, क्योंकि उसमें आप जितनी जल्दी आंसर दोगे उतना वहां पे भी उतनी जल्दी आंसर क्लिक होगा आपको। इसीलिए ये ना सोच के कि मेरा कंपटीशन मतलब वैसा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये सोचिए कि वो एक हेल्दी कंपटीशन है। अगर आप ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी कि मैं हाँ उससे मेरा जल्दी आंसर आया था, तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि वो आपके लिए ही इफेक्टिव है। पढ़ने का तरीका क्या था, आप कितने से कितने टाइम पढ़ते थे, क्या आपका स्लीपिंग पैटर्न था और कितनी बार आप रिवाइज करते थे चीज़ों को, थोड़ा ये बताइए। मैं फिज़िक्स बहुत ज़्यादा करती थी क्योंकि मेरे जो सिलेक्शन नहीं हुआ था 12th में वो फिज़िक्स के कारण ही हुआ था, इसलिए मैंने फिज़िक्स बहुत किया। और बायो ऐसा करती थी कि जितनी जो चैप्टर पढ़ा है दूसरे दिन मैं उस चैप्टर को जितना पढ़ा उसको जल्दी से रिवाइज करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करती थी, क्योंकि अगर मैं उस चैप्टर को वहीं छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच कर दूंगी तो फिर मैं वो 2 दिन बाद वो चैप्टर भूल जाऊंगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ मतलब बायो का पीछे का रिवाइज करते हुए चलती थी ताकि बायो मेरी पूरी रहे। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैं क्वेश्चन ज़्यादा करती थी, थ्योरी भी मतलब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा करती थी। थ्योरी फिजिकल में इंपॉर्टेंट होती है, जैसे 12th की केमिस्ट्री में फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर अपने हिसाब से होता है। ओके, जैसा कि आप लोगों को बताया है कि जो इन्होंने प्रीवियस डे पढ़ा है उसको नेक्स्ट डे रिवाइज जरूर किया है, क्योंकि रिवीजन ही जो है आपकी सफलता की चाबी है। नीट जो है 720 मार्क्स का होता है, तो आप किस तरीके से मैनेज करते थे कि बायो जो है आपका हाफ पोर्शन कवर करता है और 25% जो है आपका केमिस्ट्री कवर करता है, 25% जो है फिजिक्स कवर करता है, तो आप किस तरीके से टाइमिंग अलॉट करते थे कि मुझे बायो इतने घंटे पढ़नी है या मुझे फिजिक्स इतने घंटे पढ़नी है या आपको केमिस्ट्री कितनी देर पढ़नी है, तो आप कैसे इसको मैनेज करते थे? मैं जैसे मतलब जितने भी घंटे हो रहे हैं उसमें से बायो और केमिस्ट्री को इक्वल टाइम देती थी, क्योंकि वो उतने टाइम में हो जाती थी। लेकिन फिजिक्स ऐसा है कि आपको एक तो उसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस में आ सकते हो, तो फिर इसलिए फिजिक्स को ज़्यादा टाइम लगता था। और बायो ऐसी थी कि आप पढ़ते भी जा रहे हो और क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, मतलब जब मैंने ड्रॉप लिया। और बाकी फिजिक्स को मैं बहुत टाइम देती थी, क्योंकि अभी मतलब जब प्रिपेयर कर रहे होते हो तब फिजिक्स बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरा ही खुद का एक्सपीरियंस है कि आप बायो कितनी भी रट लो, बायो सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, क्योंकि आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए। तो बायो पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको फिजिक्स करके कॉन्फिडेंस आएगा, इसीलिए आप उसको भी टाइम दो और बायो को भी इक्वली टाइम दो, क्योंकि बायो का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बायो को इग्नोर कर दिया, उसका 360 मार्क्स का वेटेज है और इतनी कोशिश करनी चाहिए कि 300 प्लस ही मार्क्स। एनसीईआरटी के अलावा किन बुक्स को रेफर करते थे थ्योरी के लिए प्लस एमसीक्यू के लिए? तो सबसे पहले मैं बायो का बताती हूँ। तो बायो में मैंने बताया कि मैं मिश्रा सर के पास ऑफलाइन सेंटर में पढ़ती थी, तो उन्होंने जितने भी टेस्ट करवाए थे, जितनी बार भी टेस्ट करवाए थे, उनकी जो पूरी ओवरऑल वाली टेस्ट सीरीज भी होती थी, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते जो एज इट टू डिट्टो आ जाते थे, तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा MTG करती थी मैं कि कुछ बाहर से क्वेश्चन आए तो वो भी कवर। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है ऑफलाइन की तो लाखों फीस होती है, बट ऑनलाइन में भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि थाउजेंड्स में फ़ीस है। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, वो कहाँ से अच्छा कंटेंट और किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को कर सकते हैं? क्या वो ऑनलाइन वीडियोस का यूज़ करें किस तरीके से, और किस तरीके से वो सेल्फ स्टडी करें, इसके बारे में बताइए ज़रा। तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे मिश्रा क्लासेस चैनल चल रहा है यूट्यूब चैनल, तो इसमें वीडियोस भी डले हैं, साथ साथ में टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसको वीडियोस प्रिपेयर करने के बाद आपको 100% क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद फिर आप जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें अपने देखें रैंकिंग कैसी हो रही है और टाइमिंग कैसी हो रही है। आंसर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जैसे मिश्रा क्लासेस चैनल पे भी अभी केमिस्ट्री का भी शायद डालेंगे, सोच रहे हैं,
तो फिर ये, और या फिर जो और भी चैनल्स होते हैं फिजिक्स के लिए जो सच में अपना अपने एफर्ट डाल रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आप उसको भी रेफ़र करिए। लेकिन आप देखिए कि किसका कंटेंट अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, फालतू बातें ज़्यादा करते हैं, तो इससे आपका खुद का ही टाइम वेस्ट होगा। आप देखो, आप सिलेक्ट करो कंटेंट जिसका है, आप उसका प्रेफर करो, क्योंकि यूट्यूब तो आप सबके घर में एक ना एक तो एंड्रॉइड फ़ोन होता ही है, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो और उसके बाद अपने खुद की सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो उससे भी सिलेक्शन हो सकता है। बच्चे जो सोशल मीडिया हैंडल से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो डाइवर्ट ना हो, किस तरीके से अपना फोकस जो है वो स्टडी पे लगा के रखें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर आप 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाओ, सोचो कि हम 5 मिनट के लिए देख लें, तो आपका 1-2 घंटे तो हो ही जाते हैं। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर। और रही बात मतलब सोशल मीडिया ऐसा नहीं कि फ़ोन से दूर, अगर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो बहुत इफेक्टिव है तो वो आपके लिए अच्छा है, तो उससे दूर नहीं होना आपको। सोशल मीडिया जैसे इंस्टा, फेसबुक और ये व्हाट्सएप वगैरह, इन सब से दूर रहना है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, वरना लोगों से बात करोगे तो वैसे भी इतने कम महीने रहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लोगे, तो आपका अगर आप बहुत कंसर्न हो अपनी पढ़ाई के लिए तो फिर आपको टाइम ही समझ नहीं आएगा इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो पढ़ाई से, तब तो आपको वही समझ आएगा कि डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। कभी सोचा था कि MP वेटनरी में आपका फर्स्ट रैंक आएगा और आपने जो मार्क्स स्कोर किए 91, क्या आपने कभी सोचा था कि ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर जाएगा? ना केवल हम गर्ल्स कैटेगरी की बात करें, ओवरऑल जो कैटेगरी है MP वेटनरी में, उसमें आपका फर्स्ट रैंक आया था और 91 मार्क्स आपने स्कोर किए थे, जो अभी तक अनब्रेकेबल है, अभी तक किसी ने 91 से ज़्यादा स्कोर नहीं किया है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि कुछ ऐसा माइलस्टोन आप सेटअप करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं सोचा था। बस मुझे मेरी हार्ड वर्किंग पे भरोसा था कि मैं कुछ ना कुछ तो अचीव करूँगी, और ये नहीं पता था कि मैं ऐसा सेट कर दूँगी कि मेरे से आगे अभी तक कोई नहीं आया जैसे 2 साल में। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि अभी तक किसी ने इसे ब्रेक नहीं किया है। मेरा ऐसा कुछ मानना भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ गोल सेट करूँगी, बस मुझे अपनी हार्ड वर्किंग पे बिलीव। सक्सेस में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? मेरी सक्सेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे पापा का था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते थे। जैसे मैंने बताया, मेरा 12th में नहीं हुआ था, उस वक्त भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, बट वहाँ पे नर्वसनेस के कारण मैं बहुत इजी भी क्वेश्चन गलत कराई थी बायो के, जो नहीं करने चाहिए थे मुझे, जो यहाँ पे मैं टफ भी कर लेती थी जब सेल्फ स्टडी करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा ही ब्रेक हो गई थी कि अब नहीं हो पाएगा मेरा सिलेक्शन, बट सिर्फ मेरे पापा के कारण उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं अब भी हो जाएगा। तो मैंने फिर पीछे नहीं मुड़ा। फिर मेरे पास वैसे भी महीने कम बच गए थे, तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू करी। और क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो तो आपको पहले जितने मार्क्स स्कोर किए उतने तो करने ही हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा भी करने हैं। तो अगर आप तब फिर आप ब्रेक हो जाओगे तो फिर तब नहीं होता सिलेक्शन। इसीलिए फिर मैं उस वक्त मेरे पापा के कारण, उनका ही सपना था कि कोई डॉक्टर बने, इसीलिए फिर मैं पीछे नहीं मुड़ी और फिर मुझे अपने ड्रीम्स देखने लगे। 12th के साथ जैसे कि आपने बताया कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने MP वेटनरी क्या आपने क्लियर किया था? फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था तब मेरे मार्क्स 90 आए थे, जो कि सेकेंड रैंक थी मेरी MP में। और उसके बाद जब मैंने सेकेंड बार दिया तब जब फर्स्ट बार में दिया था तब मेरी प्रिपरेशन भी थी, क्योंकि वो दोनों बहुत पास थे, मतलब एक ही हफ्ते का, एक ही वीक का डिफरेंस था नीट के एग्ज़ाम के। लेकिन जब ड्रॉप के टाइम दिया मैंने, तब बहुत लास्ट में हुई थी वेटनरी, तब भी मेरे को ऐसा बिलीव नहीं था कि मैं फर्स्ट रैंक हो पाएगा, लेकिन हो गया। मेडिकल प्रोफेशन के बारे में क्या सोचते हो? मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एक ऑनरेबल प्रोफेशन माना जाता है, और सबसे ऊपर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टफ मेडिकल ही पढ़ाई होती है। तो अगर आप एक बार आ गए इसमें तो फिर भले ही आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि 5.5 ईयर्स का तो MBBS ही होता है, उसके बाद फिर PG अलग, तो टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब मिलेगी और आप लोगों की सेवा करोगे, सोशल सर्विसिंग मिलेगी, जो और भी चीज़ों में मिलती है। पर इसमें अगर आप, पहली बात तो ये, अगर आप नीट क्लियर करके आए हो तो आप इतनी मेहनत करके आए हो, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, जैसे अभी मुझे मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमें डॉक्टर बोलते हैं, जब हम 5.5 साल बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे। वो अभी की मेहनत है, अगर हम अभी मेहनत कर लेते हैं तो हमें आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा। जो बच्चे इस साल नीट क्लियर नहीं कर पाए हैं, जो डिमोटिवेट हो गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी ये फेज़ देखा है, आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं हुआ था, आपने ड्रॉप लिया था, उसके बाद आपने नीट क्लियर किया। तो बताइए, जो बच्चे डिसअपॉइंटेड हो गए हैं,
जो लग रहा है वो क्लियर नहीं कर पाए हैं या वो किसी और अब तरफ देख रहे हैं, दूसरे सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साथ में आप हमको ये बताइए आप फिलहाल किस कॉलेज में हैं और किस स्टेट में हैं? पहली बात तो ये कि आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत हो, क्योंकि अगर आप अभी डिस्ट्रैक्ट हो गए या फिर अभी आप डिप्रेशन में चले गए कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप अपने ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तब आपको अभी तो कोई कॉलेज मिला भी नहीं है और आपके जो भी चांसेस हैं कुछ महीने बाद जो नीट होने वाली है उसमें होने के, तो वो भी कम होते चले जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा दुख होता है कि हमारा नहीं हुआ, हमने इतनी मेहनत करी, बट ठीक है। अभी अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि फिर अब नीट आने ही वाली है, मई में ही होगी इस बार भी नीट। और मैं अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में हूँ जो एमपी में ही है। पैटर्न क्या था कि आप कितने से कितने पढ़ते थे, या आप दिन में पढ़ते थे या आप लेट नाइट स्टडीज़ करते थे? क्योंकि कई बच्चे जो है हमारे वो लेट नाइट स्टडी प्रेफर करते हैं, कई बच्चे डे में प्रेफर करते हैं, तो आपका क्या पैटर्न था ज़रा बताइए। मैं सुबह पढ़ती थी, मैं रात में देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ, तो फिर मैं हमेशा मतलब ये ऐसा है कि आपका खुद का है, मेन ये है कि आपको पढ़ना हो, आप मतलब आपकी पढ़ाई प्रॉपर हो, ये स्लीपिंग। और रही बात नींद की, तो फिर नींद भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लोगे तो फिर माइंड भारी भारी होगा, सर दुखेगा, तब आपको फिजिक्स कुछ भी समझ नहीं आएगी, इवन बायो भी कुछ याद नहीं रहेगी। और एक स्लीप साइकिल होती है वो भी कंप्लीट नहीं होती है, तो फिर आपकी मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिर आप स्लीप लें, और जैसा मैंने बताया मैं सुबह पढ़ती थी, तो अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो फिर आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इससे अच्छा है आप सुबह ही पढ़ो। पर अभी अगर आप जैसा पढ़ रहे हो, जैसे बहुत मंथ्स कम बच्चे हैं अब नीट के लिए, तो आप वही कंटिन्यू करो, अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, बस पढ़ाई इफेक्टिव होनी चाहिए। बच्चे अभी नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ रखा है, तो क्या वो 4 से 5 मंथ में नीट क्लियर कर सकते हैं? जैसा कि आपको पता है जनवरी ऑलरेडी चल रही है और मई या मोस्ट प्रॉब्ली जून में पेपर होगा आपका, अभी तो आप मई ही मान के रखें तो पेपर होगा। तो क्या लगता है आपको बच्चे क्लियर कर सकते हैं 4-5 मंथ में? बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये भी यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो इसमें आप बायो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, अगर आप पंचुअल हो और टाइम टू टाइम आप अटेंड कर रहे हो तो। और वीडियोस जो डाले हैं वो आपको कम टाइम में बहुत जल्दी बायो रिवीजन करवा सकते हैं। और फिज़िक्स की बात रही तो फिज़िक्स में जो मतलब आप रिवीजन भी करो, साथ साथ में जो कुछ भी नया नहीं पढ़ो, जो है उसी को बार बार रिवाइज करो। और केमिस्ट्री में जितना क्वेश्चंस हो सके, इनऑर्गेनिक जितनी पढ़ सको वो, और क्वेश्चंस जितने हो सके ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए। बच्चे आपको बता दें डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे 11-12 के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जितने भी चैप्टर हमने करवा रखे हैं उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीटेड हैं, लगभग 7th 8 जितने भी पार्ट्स में हैं वो सारे के सारे चैप्टर कंप्लीटेड हैं। आप उन चैप्टर्स को देखें, पढ़ें और बार बार चीज़ों को रिवाइज करें। और चैलेंजर सीरीज़ और मास्टर सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोस हो गए हैं वो सारे के सारे आप देखें। क्रैश कोर्स का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हम क्रैश कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, या लास्ट मंथ में जो क्रैश बैचेस चलाए जाते हैं जिसमें पूरा कंप्लीट हमको जो है समरी प्रोवाइड की जाती है, और तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप किस तरीके से चीज़ को देखते हैं, क्या वो हेल्पफुल है या नहीं है बच्चों के लिए? क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको पूरे 2 साल का जो है 11-12 का कोर्स वो बहुत जल्दी रिवीजन करा देते हैं। जो आप उतने टाइम में आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप फिर सोचोगे कि चलो ये चैप्टर पूरे ही कंप्लीट कर लें, तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स किसी से पढ़ रहे हो तो फिर वो आपको कम टाइम में बहुत जल्दी बहुत सारा रिविजन करा देंगे, जो बहुत इफेक्टिव होता है। तो ज़रूर करना चाहिए क्रैश कोर्स, क्योंकि मैंने भी किया था। जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो इस साल जिन बच्चों का नहीं हो पाया है या जो 12th ऑनगोइंग बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप पंचुअल रहें और टाइम टू टाइम जो दोनों क्लासेस चलती हैं उसे अटेंड करें। और सबको ही ऑल द बेस्ट नीट 2021 के लिए। भगवान करे सबका सिलेक्शन हो, सब कॉलेज में जाएं, फ्यूचर डॉक्टर बने। और बस आप अपने हार्डवर्क पे बिलीव करो, बाकी और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करो। ओके, तो जिसके लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपर के साथ अवेलेबल होंगे, और आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन इस बार छूट गए हैं वो हम अगले वीडियो में, जब हम नेक्स्ट टॉपर के साथ आएंगे तो हम उनसे डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे हैं, तो हर वीक या 15 दिन में हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक टॉपर के साथ जरूर मुलाकात कराएं, जिससे आप टाइम टू टाइम मोटिवेटेड रहें, डिमोटिवेट ना हो आप, और किस तरीके से उन्होंने सक्सेस प्राप्त की है वो आपको अपने मूल मंत्र बता पाएँ।
तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।